CBDC ई रुपया आज से 3 साल पहले ही ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था भारत में। क्या ऐसा ही कुछ अमेरिका भी बना रहा है? और कहा जा रहा है कि अमेरिका का स्टेबल कॉइन क्या ये चाइना के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है? और कैसे झटके में अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे तो अपना 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा मिटा सकते हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना एक इकोनॉमिक फोरम हुआ था रूस में, और इस इकोनॉमिक फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाएं बाएं हाथ कहे जाने वाले यानी कि एकदम करीबी एंटोन कोब्याकोव पुतिन के सीनियर सलाहकार हैं। इन्होंने कहा और चौंका दिया अचानक से। इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. Загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. इसमें इन्होंने क्या कहा? अमेरिका अपने भारी भरकम 35 ट्रिलियन डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज को मिटा देगा, और इसके लिए वो एक प्लान कर रहा है। प्लान क्या कर रहा है? वो प्लान ये कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी और सोना का इस्तेमाल करेगा। ये बयान ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में दिया गया, और यहाँ से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार हो क्या रहा है। हालांकि पुतिन के करीबी सलाहकार ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब सोने और क्रिप्टो करेंसी के बाजारों के नियम को बदल सकता है। उनका कर्जा है 35 ट्रिलियन डॉलर। ये दोनों सेक्टर वास्तव में जो पहले से करेंसी है उसके विकल्प है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि वाशिंगटन का जो ये कदम है ये ऐसा है कि वो तुरंत से अपना कर्ज मिटाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपना कुछ कर्ज स्टेबल कॉइन्स में बदलकर उसकी कीमत को घटा देंगे और फिर से शुरू से एक नया खेल शुरू करेंगे। अब इसका साधारण भाषा में मतलब समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। अभी एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, ultimately, because we're talking about a just kicking in, they're just starting to kick in. But ultimately, your tariffs are going to be over $1 trillion a year, in my opinion. We're going to do something. We're looking at something where, number one, we're paying down debt because people have allowed the debt to go crazy. But, with growth, with the kind of growth we have now, the debt is very little, relatively speaking. You grow yourself out of that debt. It's not a question of paying it. You grow yourself out. And the numbers are so much bigger than they ever were. The numbers we have now are bigger than they ever were. So when you have $36 trillion in debt a year ago or 2 years ago, and you have a lot less revenue coming in, then you have 37 or 38. It's not 38 yet, but it will be. क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में वो कहते हैं कि क्या होगा, हम चाहें तो इस बिटकॉइन को देकर आराम से हम चुका पाएंगे अपने कर्जे को। बिटकॉइन को लेकर ये बात कही जा रही है, यानी क्रिप्टो को लेकर कही जा रही है। क्रिप्टो को लेकर कही जा रही है। क्रिप्टो की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसके सामने डॉलर छोटा हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि क्रिप्टो से जो कर्जा है उसको चुका दिया जाएगा। इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे पुतिन के सलाहकार। अगर अभी देखें तो दुनिया में एक अनिश्चितता है, और इस अनिश्चितता की वजह से क्या हो रहा है, सोने के ऊपर रुझान देशों का बढ़ रहा है। लेकिन एक और चीज है जिसके ऊपर अमेरिका काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है, वो है स्टेबल कॉइन। अमेरिका एक स्टेबल कॉइन लाना चाहता है। हाल ही में एक एक्ट पास हुआ है अमेरिका में जिसे कहते हैं जीनियस एक्ट, और इस एक्ट की तहत स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट किया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि डॉलर के सारे काम करेगा। अमेरिका का सपना क्या है? अमेरिका का सपना है कि स्टेबल कॉइन्स को ये कई देशों में फैलाएं। और कैसे? अब जैसे स्टेबल कॉइन्स अगर आ गया तो लोगों को वो ये ऑफर देंगे कि रिमिटेंस चार्ज स्टेबल कॉइन्स में कम लगेगा। तो अमेरिका से अच्छा खासा रिमिटेंस भारत, पाकिस्तान इन देशों में आता है, बांग्लादेश में आता है, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे। अभी पैसे भेजने का खर्च
यानी कि रिमिटेंस कॉस्ट कितना है 6.5%। और स्टेबल कॉइन्स अगर कहेगी कि हम 1% ही देंगे अगर स्टेबल कॉइन्स में तुम भेजोगे तो। और स्टेबल कॉइन्स अगर भारत जैसे देशों में चलने लगा तो फिर क्या होगा, ये एक तरीका है जिस तरीके से अमेरिका फिर से डॉलर को दूसरे देशों में प्रभाव जमाने लगेगा। स्टेबल कॉइन्स अमेरिकी कंपनियां इस्तेमाल करने लगेंगी, ट्रेजरी बिल्स इस्तेमाल करने लगेंगे, यानी एक तरीके से डॉलर की जगह स्टेबल कॉइन्स आ जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा भारत भी कुछ इसी तरीके की चीज पर काम कर रहा है ना। हाँ, भारत भी अपना ई-रुपया निकाल रहा है जिसे CBDC कहा जाता है। ये कुछ हद तक स्टेबल कॉइन के जैसा ही है। दोनों पहली बात ये कि डिजिटल करेंसी है, डिजिटल फॉर्म में है, यानी इनको मोबाइल ऐप, वॉलेट या ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कागजी नोटों या सिक्कों की जगह लेंगे। दोनों में ही जो सिस्टम लगा हुआ है वो डिजिटल लेजर सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, जो ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाता है, पारदर्शी बनाता है। दोनों का इस्तेमाल पेमेंट के लिए किया जा सकता है, ऑनलाइन खरीदारी, पैसे भेजने, छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है। लेकिन अमेरिका के स्टेबल कॉइन और भारत के ई-रुपया में अंतर है। अमेरिका का स्टेबल कॉइन प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं, लेकिन नियम जो बनाते हैं वो अमेरिका के सरकारी विभाग बनाएंगे। ई-रुपया को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है जो भारत का सेंट्रल बैंक है। USTD यानी कि स्टेबल कॉइन खरीदने का मतलब है कि अमेरिका की कंपनी पे भरोसा करना, और ई-रुपया का मतलब है RBI और भारत सरकार पर भरोसा करना। स्टेबल कॉइन को अमेरिका बनाना चाहता है ग्लोबल, इसी वजह से ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना के लिए ये मुसीबत हो सकती है क्योंकि चाइना युआन पर डील कर रहा है और चाइना अपनी करेंसी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। अब इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि आखिर भारत अभी तक इसे लॉन्च क्यों नहीं कर पाया है। तो भारत इसे इसलिए लॉन्च नहीं कर पाया है क्योंकि भारत साल 2022 से इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला रहा है और इसके सारे कमियों से लेकर खूबियों तक हर चीज को तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। अब तक करीब 70 लाख यूजर्स जुड़ चुके हैं। मार्च के अंत में 60 लाख थे। 70 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। RBI ने नॉन बैंकिंग कंपनियों को भी ई-रुपया वॉलेट रखने की इजाजत दे दी है ताकि धीरे धीरे इसको और भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। वैसे CBDC को अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन पर आए, यानी बाहर से भी अगर पेमेंट करना हो तो ये आसान हो जाए। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत वैसा ही सोच रहा है जिस तरीके से स्टेबल कॉइन है, लेकिन भारत इसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरत रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कभी यूरोप ने बरता था। यूरोप 1999 में 11 यूरोपीय देशों ने यह फैसला किया था कि हम यूरो नाम की करेंसी लॉन्च करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, पहले था माइनेक। यूरोप चाहता था कि हम आपस में व्यापार करें, अलग अलग करेंसी से नहीं बल्कि हमारा एक करेंसी हो। लेकिन इसे लॉन्च करने की तैयारी सालों पहले से हुई और सभी देशों के सेंट्रल बैंकों को एक साथ काम करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्रॉस बॉर्डर यूज भी देखा और जिसके बाद लॉन्च हुआ यूरो। चूंकि क्रॉस बॉर्डर यूज के लिए था, इन्होंने जिस तरीके से काफी लंबे समय तक इसे पायलट मोड में रखा और उसके बाद लॉन्च किया तो क्या हुआ, 19 देशों ने अपनाया, कोई गलती नहीं थी। व्यापार 20 से 30% बढ़ा। शुरुआती सालों में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया। जैसे यूरो कोऑर्डिनेशन से इंटरनेशनल ट्रेड मजबूत हुआ, वैसे ही भारत ई-रुपया में ग्लोबल सिंक चाहता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना चाहता है और इसी वजह से भारत अभी उसे पूरी तरीके से लॉन्च नहीं कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हर कमी को देखना चाहता है, क्योंकि एक बार लॉन्च हो गया, अगर कमियां निकलनी शुरू हो गई तो लोग दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहली ही बार में भारत सब कुछ ठीक रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।